अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, RBSC राजस्थान स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम आपका होता है क्लास 10th का, इस एग्ज़ाम से पहले बोर्ड की तरफ से आपको एक मॉडल पेपर दे दिया जाता है। उस मॉडल पेपर से आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, उस पेपर में कैसे तैयारी करनी होती है, वो सारी चीज़ आपको बताई जाती हैं। तो वही पेपर आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका कुछ पेपर का फॉर्मेट है जो राजस्थान स्टेट बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया है। 2024 का मॉडल पेपर है। इस पेपर को देखकर आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या जाननी है, क्या याद करना है, वो सब चीज़ें बोर्ड की तरफ से आपको पेपर फॉर्मेट में मिलती है, पर बोर्ड आपको उसका आंसर नहीं देते हैं। तो बोर्ड ने जो आपके लिए आधा अधूरा काम किया है, उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ मैं, ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी बेहतर हो सके, आप इस पेपर के ज़रिए अपनी तैयारी को और अच्छा बूस्ट दे सकें और अपने इम्तिहान में नंबर बेहतर ला सकें। चलिए, मेरी बातों का सिलसिला तो यूँ ही चलता रहेगा पूरे पेपर के दौरान। तो आइए मैं डायरेक्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी बातें शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस तरह की बातें मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आपका मन हो तो कीजिएगा, मन हो तो नहीं कीजिएगा। आप चाहें डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरा काम है कि आप तक वीडियो पहुँचाना, मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों पेपर की तरफ। सेकेंड एग्जामिनेशन 2024 यानी ये आपको दे गई है, दिया गया है पेपर 2024 का उर्दू का, और 3.25 घंटे का आपका पेपर है। 80 आपके नंबर हैं। पेपर के लिए कुछ हिदायत आपको दी गई हैं जो कि पढ़नी है, आप एग्ज़ाम टाइम में बैठे बैठे पढ़ते रहना। अब बात करते हैं बच्चों सीधा पेपर की तरफ। आपके पेपर में कुछ सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरह का आपका पेपर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपको क्या किया गया है मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको आंसर वाली फाइल पर लेके जाऊँगा, इस वाली फाइल पर, और यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जो हिदायत वगैरह हैं और क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं मैं वापस टाइप करके पूरा पेपर आपके लिए वापस टाइप किया गया है, और सभी के आंसर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले पेपर को समझ लेते हैं, फिर आंसर की तरफ आएंगे, ठीक है। पेपर स्टार्टिंग में सबसे पहला सेक्शन है आपका हिस्सा अलिफ यानी सेक्शन ए। इसमें आपको क्या दिए गए, MCQs दिए गए हैं, यानी ABCD वाले सवाल दिए गए हैं, मारूजी सवाल दिए गए हैं। 12 सवाल हैं, पहला सवाल में 12 सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तक आपको 12 सवाल दिए जाते थे, इस साल आपके 3 सवाल और ऐड कर दिए गए हैं। सवाल कितने कर दिए हैं, 15 सवाल कर दिए हैं। हर सवाल का आपको एक एक नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इसी ज़िमन में अब दूसरा जो सवाल है वो है रिक्त स्थान भरो, खाली जगह पुर कीजिए। इसमें आपको दूसरे सवाल में कितने दिए गए हैं, 8 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 8 खाली जगह दी गई है जो आपको पूरी करनी है। बहुत छोटे छोटे से सवाल आते हैं, अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर इससे हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। खाली जगह में क्या भरना है, सवाल क्या लिखना है, मैं बताता हूँ आपको, बारी टेंशन मत लीजिए। सवाल नंबर 3 पर आपको क्या है बच्चों, ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ एक हर्फ में या एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा देना है। सवाल नंबर 3 के अंडर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 10 तक 10 सवाल तक आपको यहाँ दिए गए हैं। तो 10 नंबर तो इसके हो गए, 7 नंबर किसके हो गए, खाली जगह का हो गए, 15 नंबर इसको हो गए। 15 7 22 और 10 32 नंबर आपके सीधे सीधे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ाई की है तो, और अगर आप वीडियो को ढंग से सुनते और समझते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको क्या किया जाएगा, इक्तिबास दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा जो कि गैर दर्शी होगा, जो आपके निसाब में से नहीं होगा। उसके बाद आपको सवालों के जवाब देने हैं। कैसे, पैसेज को पढ़कर इक्तिबास को पढ़ के जवाब देने हैं। फिर कुछ ग्रामर के सवाल आएंगे। इस तरह आपका पेपर सेक्शन बी भी कंप्लीट होगा। और सेक्शन सी में आपको इक्तिबास से, यानी जो आपकी बुक है, आपकी किताब में से कोई आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से आपको सवाल दिए जाएंगे और उन्हीं सवालों का आपको हल करने हैं। फिर सवाल नंबर 17 में आपको 2 सबक दिए जाएंगे, रज़िया सुल्तान और कारतूस। यहाँ पर कोई दूसरा सबक भी दिया जा सकता है, उनमें से किसी एक का खुलासा लिखना होगा। सवाल नंबर 18 में आपको 2 नज़्म या 2 गज़ल या 1 गज़ल 1 नज़्म का बंद आपको दिया जा सकता है। आपको दोनों में से किसी एक की क्या करनी है, तशरीह करनी है। सवाल नंबर 19 में 2 नज़्म कोई सी भी
एक हमद दे रखी है, कदम बढ़ाओ दोस्तों दे रखी है। आपको इसके अलावा भी दूसरी नज़्म दी जा सकती है, आपको वो भी क्या करनी है, उसका खुलासा पेश करना है। सवाल नंबर 20 में नज़ीर अकबर आबादी, साहिर लुधियावी, 2 शायरों की आपको क्या लिखनी है, तशरीह लिखनी है। सवाल नंबर 21 में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त नवीसी करनी है, दरख्वास्त लिखनी है। और सवाल नंबर 22 में आपको क्या करना है, 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक मजमून आपको लिखना है। ये आपका बच्चों पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। अब आपके लिए काम की बात क्या है वो आप ढंग से सुने। सबसे पहली बात बच्चों ये है इसमें, अगर आपके पेपर में मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है उसमें कोशिश की गई है कि पहला सवाल आपका तकल्लुफ़ के मानी क्या हैं, तो ये बेतकल्लुफ़ी चैप्टर से है। इम्तिहान में आपको तकल्लुफ़ चैप्टर से ही यहाँ पर सवाल, बेतकल्लुफ़ चैप्टर से ही आपको सवाल मिलने वाला है, दूसरे चैप्टर से नहीं आएगा। अगर दूसरा सवाल है उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, यानी उर्दू ज़बानों का घर हिंदुस्तान का अगर ये चैप्टर है, तीसरा सवाल अगर भीमराव अम्बेडकर का है तो भीमराव अम्बेडकर का जो चैप्टर है तीसरा सवाल उससे लिया गया है, तो इम्तिहान भी तीसरा सवाल किससे आएगा, भीमराव अम्बेडकर से आएगा। इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा ऑथेंटिकेशन रहती है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जिस सवाल से आपको MCQ यानी ऐबा सौदा वाला यानी मारूजी सवाल जो आपको दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि उस चैप्टर के मारूजी सवाल पर भी फोकस करना है। जिस सवाल से आपको ग्रामर पूछी गई है उस सवाल के ग्रामर पर भी ध्यान रखना है। जिस सवाल का जिस चैप्टर का पैसेज दिया गया उस पैसेज का भी ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल क्या करना है, जो आपको मॉडल पेपर दिया गया है ये पूरा मॉडल पेपर ही आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मॉडल पेपर को समझकर ही आपको अपना पेपर क्या करना है, हल करना है। मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत ही समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड बच्चे भी होंगे जो बेवकूफ़ों की तरह मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे सर आप बातें बहुत ज़्यादा करते हो, आप डायरेक्टली वीडियो क्यों नहीं समझा देते हो। तो महापुरुषों, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, जिनका दिमाग आपकी तरह स्पीड वायर से नहीं चलता है, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, उनको बहुत धीरे धीरे बातें समझानी भी ज़रूरी होती हैं। चलिए अब जो आपका पेपर है ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये है पेज नंबर 68 पेपर का ये आपका पूरा पैनल है। अब हम शुरू करते हैं सीधा 1 से। कहाँ शुरू करेंगे बच्चों, 1 से। चलिए 2024 का उर्दू का पेपर शुरू करते हैं आगे। मैंने सवालों के आंसर डायरेक्टली यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप डायरेक्टली को पढ़ सकें। मैं चाहता तो आपको पढ़ के भी सुना सकता था, लेकिन मुझे पता है जितना आपको पढ़ना आता है, जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना आप भी पढ़ ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम सीधे सवालों के जवाब बताएंगे आपको स्पीडली, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। चलिए सवाल नंबर 1 में क्या है, 15 MCQ हैं, हम बारी बारी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, तकल्लुफ़ के मानी हैं क्या, परेशानी। डी। सवाल नंबर 2, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, जवाब बे है बी, हिंदुस्तान में। कहाँ पैदा हुआ बच्चों, हिंदुस्तान में। सवाल नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए, इसका सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 4, आदमी की कहानी सबक के मुसन्निफ का नाम है, जवाब है इसका बी, मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 5, मालूमात का खजाना कहा जाता है किसको, इंटरनेट को, ए इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 6, नई रोशनी सबक में अंधे लड़के का नाम है, क्या नाम होता है बच्चे का, डी, महमूद। क्या नाम होता है, महमूद। सवाल नंबर 7, रतन सिंह कब पैदा हुए, 1927 ईस्वी में। सवाल नंबर 8, हबीब तनवीर का असल नाम है हबीब अहमद खान। हबीब अहमद खान। आपको सभी राइटर्स के नाम, उनकी पैदाइश, उनकी जाए पैदाइश, उनकी पैदाइश, उनके वफ़ात की जगह, सभी जगह आपको क्या रखनी है, सभी तारीख आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। सवाल नंबर 9, हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है, कारखाने का मतलब है दुनिया। क्या है, दुनिया। जो कारखाने का मतलब दुनिया नहीं होता है, लेकिन आपके हमद जो नज़्म है उसमें कारखाने से मतलब क्या है, दुनिया उसका मुराद है, दुनिया से मतलब है। सवाल नंबर 10, अदल परस्ती के क्या मानी है, जवाब है बी, इंसाफ परस्ती। अदल परस्ती यानी इंसाफ परस्ती। सवाल नंबर 11, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, इसका सही जवाब है बच्चों बी, आगरा में। कहाँ पैदा हुए, आगरा में। सवाल नंबर 12, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का क्या नाम है, ए इसका सही जवाब है दीवाने गालिब। सवाल नंबर 13, इकबाल की वफ़ात कब हुई, सही जवाब है सी, 1938 में। सवाल नंबर 14, साहिर लुधियानवी ने अमन आलम का खून किसे कहा है, सही जवाब है ए, जंग को। किसे कहा है बच्चों, जंग को। सवाल नंबर 15, बशर नवाज़ का असल नाम क्या है, उनका असली नाम है बशारत नवाज़ खां
जो कि बशर नवाज के नाम से फेमस हुए। सही जवाब क्या है? डी। अब आते हैं बच्चों खाली जगह पर। हिंदुस्तान एक लंबा देश है, बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या भरेंगे आप? चौड़ा। क्या भरेंगे? चौड़ा। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। किसका गोला थी? आग का गोला थी। सवाल नंबर दूसरे का चौथा, वजीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। पांचवा है, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। छठा है, नींद क्यों भर नहीं आती? क्यों भर नहीं आती? रात भर नहीं आती। सातवां है, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में। क्या जवाब होगा इसका? मगरिब में। ये चीज़ें आपको जब नज्म अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे सवाल पे और उसके ज़िमनी सवाल पे, और उन सवालों का जवाब आपको एक एक सत्र में एक एक लाइन में इसका जवाब देना है। एक लाइन दो लाइन से ज़्यादा बड़ा जवाब इसका नहीं होना चाहिए। तो क्या है तीसरे का पहला सवाल? क्या बच्चों? ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आपको ऐसे नहीं लिखना है एहतशाम हुसैन, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा जवाब देना है। जवाब ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का नाम एहतशाम हुसैन है। दूसरा है, ख़त के ज़रिए लीन शो ने अपने खुदा से कितने रुपए तलब किए? ख़त के ज़रिए लीन शो ने अपने खुदा से 100 रुपये तलब किए। अपने की जगह उसने भी कर सकते हैं, उसने खुदा से कितने रुपए तलब किए? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब। सवाल नंबर तीसरे का चौथा, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? जवाब, क्लास के बच्चे इसलिए हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना तालिब इल्म आने वाला था, यानी एक अंधा लड़का आने वाला था। पांचवा है, रज़िया सुल्तान दिल्ली के किस बादशाह की बेटी थी? जवाब, रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। छठा है, रतन सिंह की कहानी में काठ का घोड़ा किसे कहा गया है? जवाब, बुंदू को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। आपसे बुंदू भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर तीसरे का सातवां, इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। बहार इश्क और शोला इश्क किस शायर की मसनवियाँ हैं? बहार इश्क और शोला इश्क मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? जवाब, गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, लेकिन पहाड़ ये सब नहीं कर सकता। सवाल नंबर 10, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है? जवाब, कदम बढ़ाओ दोस्तों कहकर शायर लोगों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की दावत दे रहा है। शायर कहता है कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो आगे बढ़ो, जहां कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये था बच्चों आपका सेक्शन ए, जिसमें छोटे छोटे सवालात थे। पहले 15 MCQ थे, यानी 15 मारूजी सवालात थे, फिर आपको 7 खाली जगह के सवाल दिए गए, और उसके बाद 10 सवाल आपको दिए गए जो एक एक लाइन के थे। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी के बारे में। इसमें आपको क्या है, एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा अपठित गद्यांश, है ना। ये क्या है? गैर दर्शी इक़्तिबास को क्या कहते हैं उर्दू में? गैर दर्शी इक़्तिबास। ऐसा पैसेज, ऐसा इक़्तिबास जो आपकी किताब से कहीं से नहीं लिया, कहीं और से ले लिया गया है। आपको इसको पढ़ के ही इसके जवाब देने हैं। इसको पढ़ना है, नीचे सवाल के जवाब देने हैं। बड़ा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बार ध्यान से सुनते रहिए। क्या है? दालान में एक चारपाई पर लल्लू लेटा है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, ऐसे मालूम होता है कि महीनों से बीमार है। सिरहाने चच्ची बैठी उसका दरबार ही में सिर दबा रही हैं, 2-3 बार उठने की कोशिश करती हैं, मगर लल्लू फौरन उठने लगता है। चारपाई के पास तिपाई पर गिलास, प्याली, दवा की शीशियां और घड़ी रखी है। बाएं जानिब एक नेमत खाना है, जरा आगे को खड़ौंची पर घड़ा है जिस पर एक कटोरा रखा है, वहीं पास एक लोटा और बाल्टी फर्श पर रखे हैं। अब आपको एक छोटा सा एक सिनेरियो तैयार किया गया है। अब आपको इसके जवाब देना है। सवाल क्या है? लल्लू कहाँ पर लेटा है? तो आपको जवाब क्या देना है? दालान में चारपाई पर लल्लू लेटा है। जैसा पैसेज लिखा है ना, पैसेज में यहीं से लाइन लिखी है, आपको यहीं से ही कॉपी करना है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। एक बार देखिए, अगर सवाल आए लल्लू कहाँ लेटा है तो मन से नहीं लिखना कि लल्लू अस्पताल में लेटा है। लिखा है दालान में एक चारपाई पर लल्लू लेटा है, तो आपको इतना ही काट के जवाब क्या करना है? देना है। मन से कुछ नहीं देना है, बिल्कुल टीपना है, एज इट इज है। पैसेज लिखा है वैसे वैसे उतार देना है। आसान है, कर लोगे। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों।
दालान में एक चारपाई पर लल्लू लेटा है। सवाल है, लल्लू की हालत कैसी है? जवाब, आंखों के गर्द स्याह हल्के हैं, ऐसा मालूम होता है कि महीनों से बीमार है। महीनों से क्या है? बीमार है। सवाल नंबर 6, तिपाई पर क्या चीज़ें रखी है? पैसेज में देखना आपको, वहीं से टिप को उतारना है। तिपाई पर गिलास, प्याली, दवा की शीशियाँ और घड़ी रखी है। सवाल नंबर 7, घड़ा किस पर रखा है? जवाब, घड़ौंची पर घड़ा रखा है। अब यहाँ पर आपके पैसेज के सवाल क्या होते हैं? खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के सवालों पे। नोट, मंदरजा झेल सवालात के जवाब मुख्तसरन दीजिए, यानी शॉर्ट में इनका आंसर देना, ज़्यादा बड़ा जवाब नहीं देना है। सवाल नंबर 8 है, सिफत की 2 अक़साम के नाम लिखिए। वैसे सिफत की बहुत सारी अक़साम है, ठीक है, मैं काफ़ी सारे बता चुका हूँ। सिफत अददी, सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी। आपको कोई भी 2 का नाम बताना है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, 2 नाम दे देना जो भी आपको याद हो। सवाल नंबर 9, फ़ैल की तारीफ़ लिखिए। फ़ैल की तारीफ़ लिखिए। जवाब, लफ्ज़, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना पाया जाए उस लफ्ज़ या कलिमा को फ़ैल कहते हैं। सवाल नंबर 10, मुहावरा खोपड़ी में ना समाना के मानी लिखिए। जवाब, मुहावरा खोपड़ी में ना समाना से मुराद है समझ में ना आना। जब बात समझ में नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी में ना समाना। तो आप बताइए, आपकी खोपड़ी में कुछ समा रहा है कि नहीं समा रहा है? जवाब लिखिए कमेंट में। सवाल नंबर 11, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पर ज़िद लिखा भी आ सकता है कि ज़िद लिखिए, इसका मतलब होता है उल्टा लिखना है, ऑपोजिट। मोहब्बत का उल्टा क्या होता है बच्चों? नफ़रत। नज़दीक का उल्टा क्या होता है? दूर, ठीक है। सवाल नंबर 12, मंदरजा झेल मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखिए, यानी पुरलिंग का स्त्रीलिंग बनाइए। आलिम का आलिमा, भाई का बहन। हाथों जवाब मैंने लिख दिए हैं। सवाल नंबर 13, मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाए। जमा लिखिए, यानी एक वचन का बहुवचन बनाना है। फ़र्ज़ का फ़राइज़, एहसान का एहसानात। तो ये लाल वाले क्वेश्चन है, ब्लैक वाले इसके आंसर हैं। सवाल नंबर 14, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिके या लाहिके लगाइए। साबिका कहते हैं उपसर्ग को, लाहिका कहते हैं प्रत्यय को। तो बताइए, उपसर्ग लगाना है या प्रत्यय लगाना है? किसी भी एक से लगा दीजिए। खबर और उम्मीद, खबर से पहले हम लगाएंगे बे, तो क्या हो जाएगा? बेखबर। उम्मीद से पहले लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ना उम्मीद। हमने ये बे और ना क्या लगाए हैं? इसमें साबिके लगाए हैं। सवाल नंबर 15, मंदरजा झेल रमूज़ औक़ाफ़ की अलामत लिखिए। सवालिया की अलामत क्या होती है? ये क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं सवालिया। सकता, सकता को बोलते हैं कौमा, सकता क्या बोलते हैं? कौमा क्या बोलते हैं? सकता, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध विराम। एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है अल्प विराम, है ना। कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब इंग्लिश में होते हैं। आप इनको क्लास ले लीजिएगा, आपको सब बातें डिटेल में समझाई गई है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बेटा, ये तो बातें थी सारी ग्रामर की। अब बात करते हैं किताब के ऊपर। आपने जो किताब पूरी साल भर पढ़ी है, आइए थोड़ा उनसे भी सवाल जवाब निकालते हैं। सवाल नंबर 16, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखिए, सियाको सिबाक का हवाला भी दीजिए। क्या करना है? एक पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज को वापस लिखना है अपनी ही ज़बान में। कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ, पहले पैसेज देखिए। पैसेज क्या करना है, इस सवाल का करना है क्या है? सवाल नंबर 16 का, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आधम के और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे, बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराह मजाक आपकी दोनों मूछों का सफाया कर डाले। अब ये पैसेज है, पढ़ना है। अब आपको इसका जवाब कैसे लिखना है? इसका जवाब लिखना है बच्चों 2 तरीके से। एक तो आपको लिखना है इसका हवाला, एक क्या रेड लिखना है ना, हवाला। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, बताता हूँ आपको। एक तो लिखना है बच्चों हवाला। क्या लिखना है? हवाला। हवाले में क्या लिखना है? जो भी आपने पढ़ा ना उसको लिखना है। ये इक़्तिबास ऐसा कैसे लिखना है जैसा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये इक़्तिबास हमारी किताब में शामिल है और सबक मज़मून बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ का नाम, अब बताइए सबक कौन सा है? बेतकल्लुफ़ी। तो आपको क्या लिखना है? बेतकल्लुफ़ी लिखना है। अगर कोई दूसरे चैप्टर का हो तो भी ये लिखना है, ये इक़्तिबास हमारी किताब में शामिल है और इस सबक, जो भी सबक आपका मज़मून कहानी जो भी हो उसका नाम लिखना है, से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ का नाम, अब क्या करना है? इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। इसके मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है। यहाँ पर आपका हवाला क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो आपको 3 नंबर में से 1 नंबर तो मिल जाएगा हवाला लिखने का। 3 नंबर का सवाल है,
1 नंबर मिल जाएगा हवाला लिखने का। उसके बाद आता है तशरी। क्या आएगा? तशरी, यानी जो कुछ ऊपर लिखा है आपने उससे क्या समझा, आपको उसी चीज़ों को आसानी से लिखना है। कन्हैयालाल कपूर इस इक़्तिबास में ये कहना चाहते हैं कि डॉट 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 मैंने नोट लिखा है, अपनी सादा ज़बान में लिखें। सादा ज़बान को मैं एक्सप्लोर करके कैसे लिखूंगा ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, जो चीज़ आपने पढ़ी है बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वबाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान नहीं समझ सकते। तो आप ये लिखेंगे कि इस इक़्तिबास का मतलब है कन्हैयालाल कपूर कहना चाहते हैं, क्योंकि देखो सेम पैसेज नहीं आने वाला है, सेम पैसेज नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने आपको उसको समझाया नहीं। जो पैसेज आएगा कुछ चेंज होकर ही आएगा, तो उसको मैं कैसे समझाऊंगा। इन चीज़ों को आपने अगर क्लासें कंटिन्यू ली है, सारे वीडियो ढंग से देखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट ढंग से सुनी है, तो आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि सर ने इसके बारे में क्या समझाया था। जैसे इस पहली लाइन को आप क्या लिखेंगे, पहली लाइन को वापस ऐसा कैसे लिखना है, ये जो पूरी लाइन लिखी है पूरी लाइन को वापस ऐसे लिखनी है, बस थोड़ा चेंज कर देना अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना है कि कन्हैयालाल कपूर कहना चाहते हैं कि बेतकल्लुफ़ जो दोस्त होता है उसकी मिसाल, उसका उदाहरण, उसका तरीका ऐसा होता है कि उसे वबाले जान, उसे जान का दुश्मन कहना चाहते हो पर आप कह नहीं सकते। ठीक है, बेतकल्लुफ़ जो दोस्त होता है वो आपके लिए जान का दुश्मन है, वबाले जान है, आपकी जान का दुश्मन है, परेशान करने वाला है, बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, आपकी जान का दुश्मन है, पर आप उसे जान का दुश्मन कह नहीं सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके। अगर ऐसा बेतकल्लुफ़ दोस्त का अगर मन चढ़ जाए, किसी मन में आ जाए, तो आधी रात को आपके घर पर आ धमक जाए, आपके घर पर आ जाए और फिर ये भी कहेगा चलो मेरे लिए एक बढ़िया खाना बनाओ, लजीज खाना बनाओ मेरे लिए बनाइए। फिर ये भी कहेगा कि मैं तो सोऊंगा भी यहीं पे और सोऊंगा भी आपके साथ में। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बेतकल्लुफ़ दोस्त इतना ज़्यादा मजाक वाला हो, आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाए, तो आप दिन में सो रहे हो तो भैया कैंची लेकर आपकी दोनों मूछें काट डाले, साफ कर दे आपकी मूछें, मजाक मजाक में, मजा आया मजा आया। बेतकल्लुफ़ दोस्त ऐसे ही हुआ करते हैं। इन बातों को कन्हैयालाल कपूर ने समझाया है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे पैसेज की। अगले इतवार को फिर लेंशू डाक खाने में आया। ठीक है, ये वाला पूरा पैसेज है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ पूरा पैसेज यहाँ पे ख़त्म हो गया। हवाला क्या देंगे, ये तहरीर स्पेनी लोक कहानी का तर्जुमा खुदा के नाम खत से लिया गया है। ये पूरा पैसेज, चैप्टर का नाम आपको याद होंगे जब आपने पढ़े हैं। उसके बाद उसके लेखक का नाम, उसके मुसन्निफ का नाम लिखना है। ये तो स्पेनी कहानी का तर्जुमा है तो आप इनका पूरा नाम लिख भी नहीं पाएंगे, फवानते फवानते करके नाम है बहुत लंबा इनका। अब रही बात तशरीह, 1 नंबर तो मिलेगा हवाला देने का। ऐसा हवाला लिख के हवाला 2 डॉट लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे हवाला कौन से चैप्टर से लिया गया है। फिर लिखेंगे तशरीह, ऐसे लिखेंगे ते शीन रे ये हा लिख कर तशरीह लिखेंगे और बाद में लिखेंगे जो चीज़ ऊपर लिखी है उसी को वापस भी लिख देंगे। अगर आप थोड़ा अपनी भाषा में आसान ज़बान में लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे उसके मिल जाएंगे। ये था आपका सवाल नंबर 16। अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सबक रज़िया सुल्तान का खुलासा तहरीर कीजिए। रज़िया सुल्तान जो पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को आपको संक्षेप में छोटा करके लिखना है, असल में कहानी उसमें क्या थी। जवाब कैसे लिखेंगे देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। इस सबक में रज़िया सुल्ताना की बहादुरी और हुकूमती पॉलिसियों को बयान किया गया है। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका हैं जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो बादशाह इल्तुतमिश की बेटी और सब बहन भाइयों में ज़्यादा काबिल और ज़हीन थी। ज़हीन यानी इंटेलिजेंट थी। बादशाह इल्तुतमिश ने अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर्रर किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसके बेटे अय्याश पसंद थे और बेटी के सिवा कोई हुकूमत चलाने की सलाहियत न रखता था। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में चांदी के सिक्कों पर उसने रज़िया का नाम शामिल किया। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद तुर्क अमीरों को बादशाह की वसीयत पसंद न आई कि सल्तनत की मलिका एक औरत हो। रज़िया ने अपने अमीरों के मशवरे से अमन के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश किया और सबसे मिलकर उससे वफादारी का अहद किया। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया, क्योंकि उसकी माँ एक हासिद औरत, हासिद कहते हैं जलनखोर, जलने वाली औरत थी। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी। उनकी सौतेली माँ का बेटा था। जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और माँ की ज़्यादतियों की वजह से बदनाम हो गया और आखिर उसे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली की आवाम रज़िया की खूबियों से वाकिफ़ थी, इसलिए एक सूफ़ी काजिमुद्दीन जाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होते वक्त रज़िया ने आवाम की फलाह व बहबूदी और सल्तनत की तरक्की का अहद किया और कहा कि वो साबित करेगी कि वो
मर्दों से कम नहीं है। आपने फिल्म देखी ना दंगल, मारी बेटी के बेट मारी छोरी को छोरों से कम है के, है ना, तो वो भी कहती मैं भी मर्दों से कम नहीं हूँ। तख्त नशीनी के बाद उसने बहादुरी से डटकर मुश्किलात का मुकाबला किया, फौज की कमान संभाली और बादशाहों की तरह कलाह और कबा पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन व अमान के इंतज़ाम को बेहतर किया और आवाम की खुशहाली का ख्याल रखा, तिजारत को फ़रोग दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाई। चूँकि खुद पढ़ाई की शौकीन थी इसलिए सरकारी कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी और मदरसे बनवाए। अच्छी घुड़सवार होने के साथ जंगली असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी जानती थी। असलह यानी शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जिसको कहते हैं, हथियार जो होते हैं उनका भी काम जानती थी। उनकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली। मुल्की मामलात को 40 अमीरों में बांटा, बाकायदा दरबार लगाती और अवाम में बराबरी और भाईचारे को आम किया। मीर आखुर का ओहदा एक ईमानदार हबशी गुलाम को दिया। यह ओहदा चूँकि तुर्क अमीरों को मिलता था इसलिए उन्होंने अल्तुनिया को बहका कर रज़िया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। रज़िया सुल्तानी था। जब बगावत कुचलने के लिए जब पंजाब से बठिंडा रवाना हुई तो तवील सफ़र और गर्मी से सिपाही परेशान हो चुके थे। दोनों फ़ौजों की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद रज़िया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े। रज़िया के बाद उसके भाई बहराम को तख्त पर बिठाया गया। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। अल्तुनिया ने भी अपनी गलती का एहसास करते हुए न सिर्फ रज़िया से माफ़ी मांगी बल्कि शादी करके वफादारी का भी यकीन दिलाया। रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। मुखालिफ अमीरों को चूँकि मालूम था कि रज़िया की दिल्ली में मकबूलियत है इसलिए वो चाहते थे कि जंग दिल्ली से दूर हो। चुनांचे बहराम की फ़ौज ने रज़िया को रास्ते में रोक कर लड़ाई की। रज़िया ने बहुत हिम्मत से मुकाबला किया मगर आखिर में शिकस्त फाश हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। दिल्ली में उसकी 3.5 साल की हुकूमत थी जिसमें उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से साबित किया और वो एक बेहतरीन हुक्मरान थी। समझ में आ गया चैप्टर पूरा? डिटेल में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ से 1 घंटा पूरा लगाएं, तसल्ली से पूरा वीडियो ढंग से सुनें। यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में वीडियो लिखना है। ज़रूरी नहीं है जितना लंबा मैंने पढ़ा है आपको उतना लंबा जवाब देना भी है। आप 1 पेज या 1.5 पेज का जवाब देंगे तो भी आपको नंबर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। आपको 4-5 पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगर आपको 2 चैप्टर के नाम दिए जाएंगे, पहला क्या दिया आपको, रज़िया सुल्तान, दूसरा नाम आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है सबक कारतूस का खुलासा तहरीर करें। आपको ऐसा नहीं दोनों सवाल आ रहे हैं कि तो दोनों के दोनों कर दें, दोनों आ रहे हैं तो दोनों के दोनों नहीं करने हैं। अगर दोनों सवाल में से आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना है, दोनों के जवाब देने पर आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं, बल्कि काट लिए जाएंगे, सकते वाली बात तो नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी सवाल के बीच में ये लफ्ज़ आए या, क्या लिखा हुआ है या, तो उसको आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। चलिए मैंने आपको दोनों इसलिए लिख कर बताए हैं, क्या पता है इम्तिहान में कौन सा सवाल आ जाए, आपके लिए मदद हो जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों सवाल करके बताए हैं, पर आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। अगला सवाल है बच्चों, सबक कारतूस का खुलासा तहरीर करें। क्या लिखेंगे? सबक कारतूस एक ड्रामा है जिसमें 1799 ईस्वी के उस अहद को दिखाया गया है जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने कदम जमा रहे थे। उसके अहम किरदारों में कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार शामिल हैं। रात का वक्त था। गोरखपुर के जंगलों में अंग्रेज़ों ने खेमे लगे हुए थे। पहला मंजर कर्नल कॉलिंस के खेमे का पेश किया गया जहां वो लेफ्टिनेंट के साथ बातें करता दिखाई देता है। अंग्रेज़ों के ये खेमे कई हफ्तों से वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट को वज़ीर अली के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके कारनामों से अंग्रेज़ी अफसाने के रॉबिन हुड की याद ताज़ा हो जाती है। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ हुकूमत के लिए शदीद नफ़रत थी। यही वजह है कि उसने करीब 5 माह की हुकूमत के दौरान में अवध के दरबार को अंग्रेज़ों के असर से पाक कर डाला। लेफ्टिनेंट ने कर्नल से सआदत अली के बारे में दरियाफ्त किया तो कर्नल बताने लगा कि सआदत अली आसिफुद्दौला का चचाज़ाद भाई है और यही वज़ीर अली का असल दुश्मन भी है। आसिफुद्दौला के यहाँ
लड़के की पैदाइश की उम्मीद न पाकर सादत अली ने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट ने पूछा कि हमने सादत अली को तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत जानी थी। कर्नल ने बताया कि सादत अली हमारा दोस्त और एक अय्याश पसंद इंसान था, जिसने करीब अपनी आधी मुमलिकत और 10 लाख नकद हमें इनाम में दिए। लेफ्टिनेंट ने पूछा कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़मान को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है, जिस पे कर्नल ने बताया कि अफ़गानिस्तान को हमले की पहली दावत टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली और शमसुद्दौला ने भी उन्हें दिल्ली बुलाया। शमसुद्दौला के बारे में बताते हुए कर्नल ने कहा कि ये नवाब बंगाल का निस्बती भाई था। कर्नल ने बताया कि अगर हिंदुस्तान के हमले की लहर कामयाब हुई तो बक्सर और प्लासी की जंगों के कारनामे भी धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी भी लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों अपनी साख खो बैठेगी। जिस पे लेफ्टिनेंट कहने लगा कि वज़ीर अली की आज़ादी तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, उसे गिरफ़्तार किया जाना बहुत ज़रूरी है। कर्नल ने बताया कि वज़ीर अली बहुत बहादुर है कि उसे जब कंपनी ने माजूल करके बनारस भेजा और कुछ माह बाद गवर्नर ने कलकत्ता तलब किया तो वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया और कलकत्ते बुलाए जाने पर शिकायत की। वकील के किसी खातिर ख्वाह जवाब न देने पर वज़ीर अली ने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया। वो अपने जानिसारों के साथ आज़मगढ़ भागा और अब जंगलों में मारा फिर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह नेपाल पहुंचकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें और अपनी ताकत बढ़ाकर सादत अली को माजूल करें और अवध पर काबिज होकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक सिपाही ने आकर बताया कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने एक सवार को आते देखा और गुमान किया कि वज़ीर अली का कोई आदमी होगा जो उसके ठिकाने का बताकर उसकी गिरफ्तारी में मदद करने की गरज से आया है। उस घुड़सवार ने आगे बढ़कर कर्नल से अकेले में बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर अली ने कर्नल से यहाँ खेमे लगाने और लाव लश्कर लाने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर कर्नल ने बताया कि सब वज़ीर अली के लिए है। सवार ने कर्नल से वज़ीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस मांगे, जो कि कर्नल ने उसे खुशी खुशी दे दिए। कर्नल ने सवार का नाम पूछा तो सवार ने अपना नाम वज़ीर अली बताते हुए कर्नल का शुक्रिया अदा किया और उसकी जान बख्श दी कि उसने उसे 10 कारतूस दिए थे। कर्नल ने यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। जब लेफ्टिनेंट ने आकर पूछा कि कौन था तो कर्नल बस ये कहने पर मजबूर हो गया कि एक जांबाज सिपाही। यूँ हम उस मुकालमे के ज़रिए वज़ीर अली की बहादुरी की दास्तान जान सकते हैं। या तो आपको ये लिखना है या आपको ये लिखना है, दोनों में से कोई एक का जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 18। मंदरदा दिल अशार के मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। मैं सवाल को थोड़ा बैक में फाइल पे लेके जाता हूँ, यहाँ से ढंग से वापस देखिए एक बार, कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगी आपके दिमाग में। देखिए एग्जाम में बच्चों आपका सवाल एज इट इज़ बिल्कुल इस फॉर्मेट में आएगा पूरा। इसमें क्या करना होगा, 18 नंबर का सवाल लिखा होगा, यहाँ पर एक शेर दिया होगा, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। ये एक शेर किसी गज़ल का है। उसके बाद दूसरा शेर लिखा होगा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये किसी दूसरी गज़ल का है। यानी इसके शायर और इसके शायर दोनों अलग अलग हैं। या तो आप इन दोनों की तशरीह करें, इसकी या इसकी, दोनों की तशरीह करो तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा दोनों का। कितना मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये दोनों नहीं लिखने हैं कि नहीं सर हमें दो नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही करना है, तो ये जो नीचे लिखा है ये एक नज़्म का है, तो या तो 4 लाइन का कर लो या फिर 6 लाइन का एक साथ कर लो। ये पूरे एक साथ करने पे तशरीह एक ही करनी पड़ेगी। बेटर क्या है, अच्छा ये है कि आप एक नज़्म का ही तशरीह करें, गज़ल के चक्कर में नहीं पड़ें। या आपको 2 अलग अलग शायर के नाम देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको एक ही शायर का नाम देना होगा। और आपके सिलेबस में नज़्म कितनी है, 3-4 ही हैं। उन 3-4 में से ही किसी एक का ही पैसेज, एक का ही बंद यहाँ पर आएगा। तो आप किसी भी गज़ल की तशरीह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें, आप सिर्फ एक नज़्म पढ़ लें, आपके लिए बात खत्म। ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, बस मैं बता रहा हूँ। तो इस बात पर 6.25 रुपये आप मुझे फ़ोन पे कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या करना है, गज़ल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। गज़ल की तशरीह आती है तो 2 गज़ल के शेर आते हैं और एक आता है किसी नज़्म का बंद। तो बेटर क्या है, आप नज़्म के बंद पढ़ लें, ज़्यादा ईजी रहते हैं। यहाँ पर आपको शायर के नाम भी ईजीली याद हो जाएंगे। आपके निसाब में ज़्यादा नज़्में नहीं हैं। मैं बताता हूँ आपके कितने नज़्में,
तो बच्चों ये है आपकी क्लास 10th की इंडेक्स जान पहचान की, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अगर आप गज़ल पर आओगे तो काफ़ी सारी गज़लें हैं। अगर आप नज़्म पर जाओगे ना बच्चों तो क्या करना है, एक नज़्म आपकी हमद, कौन सी है, हमद, इसके लेखक, इसके मुसन्निफ, इसके शायर कौन है, इस्माइल मेरठी, इसके शायर कौन है, इस्माइल मेरठी, एक नज़्म। दूसरी नज़्म नेकिर बदी, नज़ीर अकबर आबादी की। उसके बाद आप बच्चों के लिए तीसरी नज़्म है पहाड़ों की लहरी, अल्लामा इकबाल की। चौथी नज़्म आपकी है बच्चों ऐ शरीफ इंसानो, नज़्म है किसकी, साहिर लुधियानवी की। और पांचवी नज़्म है कदम बढ़ाओ दोस्तों, बशर नवाज की। तो टोटल 5 नज़्म आपके पास, ठीक है। आपको कितनी करनी है, 5 में से 5 के नाम तो याद रखना ईजी है, आप 5 के नाम याद कर लीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग गज़ल का तशरीह करना ज़्यादा ईजी होता है नज़्म के मुकाबले, लेकिन चूंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी इच्छा नहीं है ज़्यादा याद करने की, ज़्यादा मेहनत करने की, आसान तरीका अपनाना है, तो आप नज़्म की तशरीह करना ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा गज़ल के मुकाबले। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उर्दू से शगफ़ रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप गज़ल की तशरीह करें। चलिए, मेरा काम है आपको तशरीह करके बताना, तो चलिए मैं आ जाता हूँ वापस अपने सवालों पर। सवाल नंबर 18 कि गज़ल की पहला मिसरा क्या है, गज़ल का पहला शेर क्या है, देखिए। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। अब इसकी तशरीह कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हवाला, ये लिखेंगे हवाला। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है। जवाब क्या लिखेंगे, तशरीह। मीर अपने इस शेर में कहते हैं कि महबूब की मोहब्बत में मेरी बेकरारी इस कदर बढ़ गई है कि मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, उसके दरवाजे तक जाता हूँ, आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ और आ जाता हूँ, मगर मेरी बेचैनी और बेकरारी ख़त्म ही नहीं होती। क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है ना, ऐसे कुछ। सवाल दूसरी गज़ल का देखिए शेर। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद की गोली लोगों तो नींद कहाँ से आएगी। चलिए लिखेंगे कैसे, हवाला। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और ये सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। कौन, चचा गालिब है। तशरीह क्या लिखेंगे, गालिब अपने गज़ल के मतलब में कहते हैं कि हमारी बदनसीबी ये है कि अब हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और ना ही उम्मीद पूरी होने की सूरत नज़र आती है, और यही टेंशन में हमें नींद रात भर नहीं आती है। या तो ये दोनों करो, अगर दोनों नहीं करना चाहते, एक ही करना चाहते तो क्या करेंगे, नज़्म का बंद करेंगे। कौन सा नज़्म, अगली देखिए। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझमें, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझमें, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये कौन सी है, पहाड़ और गिलहरी वाला है। कौन सा है, पहाड़ और गिलहरी वाला है। तो इसमें क्या करना है, या तो आपको एक एक शेर का तशरीह करनी है गज़ल की, 2-2 लाइनों की, या फिर ये 6 लाइन का जो बंद दिया गया है इसकी तशरीह करनी है। पहले क्या लिखेंगे, हवाला। ये सबक हमारी किताब में शामिल है और नज़्म पहाड़ और गिलहरी से लिया गया है। इसके शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। आपको 5 ही शायर का नाम याद रखना है, 5 नज़्म याद रखना है। इसके बाद आप इसकी क्या लिखेंगे, तशरीह। क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी लिखेंगे आप तशरीह। ऋषि क्या लिखेंगे, पहाड़ की बातें सुनकर गिलहरी उसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि यह पहाड़ जान ले कि सिर्फ बुलंदी ही कोई खूबी नहीं है, कि तू उस इस कदर मजबूर और मगरूर है कि अपनी जगह से एक कदम आगे की तरफ भी हरकत नहीं कर सकता। यह पहाड़, अगर ये फ़र्ज भी कर लिया जाए कि तू वाकई बड़ा है, तो मैं एक मामूली सी शय छालियाँ तेरे पास रख देती हूँ। अगर तुझमें कोई हुनर और ताकत मौजूद है तो इसको ही तोड़कर दिखा दे। तो अपनी बुलंदी पर इस कदर गुरूर ना कर, बल्कि उस हकीकत को तस्लीम कर ले कि खुदाए अज़्ज़ व जल ने इस आलम रंगबू में जिन चीज़ों को भी पैदा किया है उनमें से कोई शय भी बेकार नहीं है, बल्कि हर चीज़ कोई ना कोई मकसद के लिए हुए हैं। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है, किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। ये आप इसकी क्या करेंगे बच्चों, तशरीह करेंगे। चलिए, ऑलमोस्ट आपका 40 मिनट का बच्चों वीडियो हो चुका है। मैं समझता हूँ, मैंने आपको बताया था कि 70 पेज का ऑलमोस्ट पैनल है, तो पूरे 70 पेज पढ़ने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे इसके बाद क्या करना है, आपको नज़्म हमद का खुलासा लिखना है। खुलासा भी लंबा है। उसके बाद नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा लिखना है। दोनों में से किसी एक नज़्म का खुलासा लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी का जायज़ा लेना है, उस पर तफसीली नोट लिखना है। अगर ये वाला नहीं आता है तो इनके बाद आप
शाहिर लुधियानवी के मुख्तसर हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। दोनों में से किसी एक पर लिख सकते हैं, बीच में ये आपका लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, आपको उसके बाद लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद वो नहीं आता है तो आपको अपने बड़े भाई को ज़िला सतह पर 100 मीटर दौड़ में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखना है। यह लिखा है, दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी है। और ये भी हो जाता है तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी मेले की सैर, मेरा पसंदीदा शायर, सफाई की ज़रूरत और अहमियत। इतना लंबा चौड़ा आपको टॉपिक दिया है। तीनों में से किसी एक पर आपको मजमून लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे मैंने लिखा है, ऐसे मैंने ESSAY ऐसे लिखना है। ठीक है, ये मत बोलना सर कैसे लिखना है। तो अब बात यह है कि इसको पढ़ना ज़्यादा मुफीद नहीं है, क्योंकि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना पढ़ना तो आपको भी आता ही है। आप 10th क्लास के बड़े होशियार, बड़े ज़हीन, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उम्मीद करता हूँ जितना मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो अच्छा है, आपको भी पढ़ना आता ही है। आप खुद पढ़ लेंगे, आपको क्यों सर इतनी देर से दिमाग खा रहे हो, इतना तो हम भी पढ़ लेंगे, क्यों लगातार पढ़े जा रहे हो। तो आपके लिए बेनिफिट वाला काम क्या है मैं आपको बस बता देता हूँ लास्ट अपनी बात पर आते आते। चलिए, आपको क्या करना है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर टेलीग्राम का आइकन बना है। टेलीग्राम का नाम है SK एडुविजन फैमिली, स्पेलिंग दिख रही है आपको, SK एडुविजन फैमिली। आपको इस टेलीग्राम को क्या करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो भी मैंने आंसर लिखे हैं ये सारे के सारे आपको पूरी PDF बनाकर वहाँ पर डाल दी जाएगी। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से घर बैठ के पढ़िएगा। मेरी आवाज़ भी आपको बहुत देर के लिए नहीं सुननी पड़ेगी, ज़्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा, आप खुद आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा आप कब करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ आपको कब मिलेगी, जैसे ही ये वीडियो आपको मिल जाता है। आपको वीडियो को देखना नहीं देखना, लेकिन पहले अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी देखो, फटाफट इस पर 2000 व्यू लेकर आओ। जैसे सबके सब शेयर कर देंगे, जैसे ही इस पर 2000 व्यू आ जाएंगे, जैसे ही 2K देखा जाएगा, हाथों हाथ इस PDF फाइल को उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इस पर 2000 व्यू नहीं आते हैं तो फाइल भी नहीं मिलने वाली है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से ब्रिलियंट, होशियार और बहुत समझदार बच्चे इस बात पर कमेंट भी लिखेंगे, सर आप बहुत लालची लोभी हैं, आप बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। तो बेशक हम ऐसे हैं, जैसे भी हैं वैसे भी हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, जल्द से जल्द 2000 व्यू लेकर आने हैं, और जैसे 2000 व्यू आएंगे फाइल अपलोड कर दी जाएगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक चाहें तो कीजिएगा, सब्सक्राइब चाहें तो कीजिएगा, और शेयर आपकी मर्जी है तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, मस्त मॉडल पेपर के साथ, एग्ज़ाम की ढेर सारी तैयारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।